मित्रों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था। 1831 में इसकी खोज हुई थी। मोस्टली न्यूक्लियस यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यह यूकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली यह एक होता है, एक सेल्स में, बट कुछ प्लांट्स एनिमल्स में यह दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे ये आपका जो है यूनिन्यूक्लिएट होता है, प्लांट एंड एनिमल से लिविंग न्यूक्लिएट होता है, उसमें भी एक से अधिक कुछ में होता है। एक जिसमें होगा न्यूक्लियस उसे यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे। यूनिन्यूक्लिएट जैसे मोस्टली प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में। और दूसरा ये आपका है बायोन्यूक्लिएट। बायोन्यूक्लिएट यह पैरामीशियम में आप कॉमन रूप से जानते रहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है बायोन्यूक्लिएट किसमें होता है, तो पैरामीशियम में होता है। यह केंद्रक एक सेल में बायोन्यूक्लिएट पैरामीशियम में होता है। तीसरा ये आपका आ गया मल्टीन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट, मतलब दो से अधिक इसमें होगा उसे मल्टीन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट कहेंगे। यह ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में मिलता है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स में मिलता है एक से अधिक। यह आपका रहा, इसकी प्रेजेंट कहाँ लोकेशन कैसे होती है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। और हम अब आते हैं इसके जो है, इसे क्यों मास्टर ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। मेन टॉपिक यह है, इसे ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल्स? इसलिए कहा जाता है कि कोशिका की जितनी भी एक्टिविटी है, कोशिका की जितनी भी कार्यविधि है, टोटल कंट्रोल्ड की जाती है इस न्यूक्लियस के द्वारा, इसलिए ब्रेन ऑफ सेल्स इसे कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, हम बोले कि ना बोले, चले कि ना चले, हाथ चलाएं कि ना चलाएं, इसी प्रकार सेल्स में केंद्रक पूरे जो है एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। और केंद्रक में ही जेनेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जो पेरेंट्स से आपके डॉटर सेल्स में जाती हैं। हेरिडिटरी मटेरियल्स इसी में स्टोर होता है, डीएनए और आरएनए। हैमरलिंग भी इस पर प्रयोग किए, स्टेबुलेरिया प्लांट लिए, उस पर उन्होंने प्रयोग किया। और दो उसके जो प्रजातियों के लिए, स्टेबुलेरिया कैनुलाटा, स्टेबुलेरिया मेडिटेरेनिया, और उसको उन्होंने यह प्रयोग करके बता दिया कि जो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, वह न्यूक्लियस में निहित होता है। और हम आते हैं अभी इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे आने से पहले मैं आपको एक और बता दें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी में यह एब्सेंट होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। जब यह केंद्रक नहीं पाया जाता है तो उस आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इतना आप जानते रहिए। ये पहला टॉपिक एक बार क्वेश्चन जो पूछेगा, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया 1831 में। दूसरा मल्टीन्यूक्लिएट किसमें होता है? ओस्टियोब्लास्ट में होता है। एब्सेंट किसमें होता है? आरबीसी अगर दिया है तो आरबीसी होता है। और हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है। केंद्रक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है आपका। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जिस पर राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होता है। और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जिसे न्यूक्लियस इन्वॉल्व कहा जाता है।
जिसे न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं। और जो बीच में स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और एक्सटेंडेड होता है यहाँ ER मीन्स होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे लगा हुआ रहता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे लगा रहता है और यहाँ वर्क करता है यह प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस का मेन वर्क करता है कौन? राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स इस पे लगे हैं वह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस जो है आपका बीच में स्थित होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियर इन्वलप या मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये जो आप पोर देख रहे हैं इसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं। और न्यूक्लियोलस के बाद इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं। हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, ये देखिए आप जो ब्लू कलर का दिख रहा है यह इंट्रा न्यूक्लियोलर हेट्रोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस के बाहर भी मिलता है और इसके अंदर भी है। तो जो बाहर आपको ये रेड कलर का दिख रहा है इसे कहते हैं यूक्रोमैटिन। रेड कलर का फाइब्रस होता है। ये भी पूछता है दो टाइप के क्रोमैटिन्स होते हैं, एक होते हैं यूक्रोमैटिन, दूसरा होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन फाइब्रस होता है और हेट्रोक्रोमैटिन ग्रैनुलर होता है। यूक्रोमैटिन जो होता है वह एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है इनएक्टिव रूप में रहता है। कभी कभी एक्टिव होता है तो उसे फैकल्टेटिव जीन्स या हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, जिससे बार बॉडी का निर्माण होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम से क्रोमैटिन क्रोमोसोम से गुणसूत्र पढ़ने लगेंगे तो इसके विषय में विशेष डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन इतना आप जानते रहिए कि आप फाइब्रस जो होगा यूक्रोमैटिन होगा या एक्टिव होगा, हेट्रोक्रोमैटिन जो होगा ग्रैनुलर होगा, वह इनएक्टिव होगा। तो ये इसका हुआ स्ट्रक्चर हो गया। और अब इसमें जो पाया जाता है राइबोसोम्स पाया जाता है। अंदर भी राइबोसोम्स होता है। न्यूक्लियोलस जो है उसके अंदर राइबोसोमल आरएनए का निर्माण भी होता है। इसमें मोस्टली जो है केंद्रक के बाहर आरएनए मिलता है, लेकिन कुछ केंद्रक के अंदर आरएनए मिलता है जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह बाद में जाता है साइटोप्लाज्म में और जो काम करता है बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस पे क्या है भाई? काम तो आपको बताया गया कि यह ब्रेन ऑफ द सेल्स है। ब्रेन ऑफ द सेल्स का मतलब कि सारी कोशिका की क्रियाविधि कंट्रोल करता है। और इसमें हेरिडिटरी मटेरियल्स होता है जो पैतृक गुणों को अगले वाली संतति में ले जाता है। मतलब पेरेंट्स कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम न्यूक्लियस का है, जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। और यह जो क्रोमोसोम्स आपके क्रोमैटिड हैं इसे क्रोमैटिड कहेंगे। ये क्रोमैटिन को क्रोमैटिड कहते हैं। यह सेल डिवीजन के समय क्या होता है, थोड़ा मोटे हो जाते हैं। और तब वो जब वो मोटे हो जाते हैं तो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, तो उस अवस्था को कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कुछ इस टाइप का होता है, आप देखे होंगे, पढ़े भी हैं। अगर नहीं पढ़े तो जान लीजिए जो है क्रोमोसोम्स किस टाइप का होता है आपका। ये बीच में जो है सेंट्रोमियर होता है, दोनों तरफ क्रोमैटिड होते हैं, यह मोटा हो जाता है। और यही क्रोमोसोम्स आगे चल करके क्या करता है, सेल डिवीजन के समय डिवाइड हो जाता है। और इनके गुणों को, क्योंकि डीएनए आरएनए होते हैं, तो डीएनए जो है पेरेंट्स के गुणों को संतति में ले जाने का काम करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि केंद्रक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है सेल का। और सेल्स जो होता है केंद्रक के बिना काफी समय तक जीवित नहीं रह सकता, ये निश्चित है, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके जो आपको बता दिए पार्ट में, तो पार्ट आप जानते ही हैं, स्ट्रक्चर हमने बताया। न्यूक्लियोलस से पहला पार्ट जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में बताया आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया
न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियोलस के बाद आपका क्या हो गया? तीसरा पार्ट क्या है इसमें? आपका तीसरा पार्ट आपका ये यूक्रोमैटिन है और उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन है। यह आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें एक चीज और आती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? आप ये जानते हैं साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दो होते हैं। साइटोप्लाज्म सेल्स में होता है आउट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म आप जानते हैं क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म का काम जो है क्या है? जो स्टैंडर्ड सारे मटेरियल हैं उनका जो है संभाल कर रखना होता है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका वर्क आपको पता चला गया, स्ट्रक्चर पता हो गया। तो हमको ये आशा है कि आप लोग समझ में विधिवत आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा जो है प्लास्टिड होगा। धन्यवाद। जय हिंद।